एवरीवन, वेलकम अगेन स्टूडेंट्स इन थर्ड पार्ट ऑफ चैप्टर फर्स्ट हमारे आसपास के पदार्थ फॉर क्लास 9th। इससे पहले 2 वीडियोस में हम काफी चैप्टर कवर कर चुके हैं। अभी तक अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां पर विजिट कीजिए और वीडियोस को आप जो है वहां पर वॉच कर सकते हो। आप इस पार्ट में जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने किया था कि जो पदार्थ है मेनली उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। 3 अवस्था कौन सी हैं? ठोस, द्रव और तीसरी कौन सी है? गैस। तो क्या आप कोई एग्जाम्पल ऐसा दे सकते हैं जिसमें पदार्थ ठोस अवस्था में है, ठोस से वही पदार्थ द्रव अवस्था में आ सकता है और द्रव से वही पदार्थ जो है गैस में परिवर्तित किया जा सकता है? जी हाँ, अपने प्रेक्षण से आप ये बता सकते हो कि ऐसा एग्जाम्पल किसका हो सकता है? जल का। जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में कैसे रहेगा? आप एग्जाम्पल दे सकते हो। जब जल ठोस अवस्था में है तो वो बर्फ के रूप में होगा और जब जल द्रव अवस्था में है तो वो जल है और गैस में वो जलवाष्प की तरह है। अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है, कैसे अवस्था परिवर्तित होती है, अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या हमें इन प्रश्नों का उत्तर नहीं खोजना चाहिए? तो इन सभी जो प्रश्न हैं इनका उत्तर हम अभी आगे पढ़ेंगे, तो हमें ये सारे जो प्रश्न हैं इनके उत्तर हमें मिलेंगे। उससे पहले हम एक क्रियाकलाप देख लेते हैं। एक बीकर में 150 ग्राम बर्फ का टुकड़ा लें और चित्र 1.6 के अनुसार उसमें प्रयोगशाला में प्रयुक्त थर्मामीटर को इस प्रकार लटका दें कि जो थर्मामीटर है उसका बल्ब बर्फ को छू रहा हो। ठीक है, तो इसमें ये आप चित्र 1.6 इसमें आप देख सकते हो कि ये थर्मामीटर है और थर्मामीटर को कुछ इस तरह से लटकाया हुआ है कि जो थर्मामीटर का बल्ब है वो बर्फ को छूना चाहिए। इसमें आपको सावधानी रखनी है कि बल्ब जो है वो बर्फ को छुए, साथ ही साथ ऐसा ना हो कि वो तली में भी लग जाए। तली में उसको नहीं लगने देना है। धीमी आंच पर बीकर को आपने गर्म करना शुरू करना है। उसके बाद जब बल्ब जो है वो बर्फ में है तो आपको यहाँ पर बर्फ का जो तापमान है वो नोट करना है। साथ ही जब बर्फ पिघलने लगे तब भी आपको तापमान नोट करना है। बर्फ जब द्रव में परिवर्तित होने लगे तो भी आपको तापमान यहाँ पर नोट करना है। उसके बाद जब संपूर्ण बर्फ वो जल में परिवर्तित हो जाए तो क्या करना है? तो फिर से आपको तापमान नोट करना है। उसके बाद ठोस से द्रव अवस्था में होने वाले परिवर्तन में प्रेक्षण को नोट करें। आप बीकर में एक कांच की छड़ डालें और हिलाते हुए गर्म करें जब तक जल उबलने ना लगे। थर्मामीटर की माप को बराबर नजर रखें जब तक कि अधिकतर जलवाष्प न बन जाएं। जल के द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन में प्रेक्षण को नोट करें। यानी जब बर्फ थी तब टेम्परेचर हमने तापमान नोट किया, बर्फ जब द्रव में परिवर्तित हो गई तब भी तापमान को नोट किया। उसके बाद जब द्रव जो है उबलने लग गया, ठीक है, उबलना शुरू हो गया, तब भी हमने तापमान को नोट करना है। उबलने के बाद जब वो वाष्प में परिवर्तित होने लगा तब भी हमने उसका टेम्परेचर जो है वो नोट करना है यहाँ पर। अब यहाँ पर जब आप इस प्रेक्षण की जो है इसकी ऑब्जर्वेशन करोगे, आप तापमान नोट करोगे तो यहाँ पर आप पाओगे कि जब बर्फ थी तो तापमान कितना था? 0 डिग्री सेल्सियस। जब बर्फ पूरी तरह से द्रव में परिवर्तित हो गई तब भी आप नोट करोगे कि तब भी तापमान, ठंडे पानी का जो तापमान है वो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। जब द्रव उबलना शुरू हो गया तो तापमान 99.9 या 100 डिग्री सेल्सियस आप कह सकते हो। नेक्स्ट, वाष्प में जब परिवर्तित हुआ तब भी तापमान 100 डिग्री सेल्सियस आपको मिलेगा। अब यहाँ पर आप सोच सकते हो कि ऐसा क्यों है। देखिए, जब बर्फ है तब भी 0 है और द्रव में परिवर्तित हो गया तब भी 0 है, जबकि आपने उसको गर्म किया है तभी जो बर्फ है वो द्रव में परिवर्तित हुई है। इसके बारे में हम अभी पढ़ते हैं। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि जब भी हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो उसके कणों की जो गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा यानी उसकी कणों में गति के कारण जो निहित ऊर्जा है उसको हम कहते हैं गतिज ऊर्जा। जब बर्फ को गर्म किया तो बर्फ के कणों की जो तापमान बढ़ने के कारण इसके कणों की गतिज ऊर्जा
वो बढ़ गई और गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण जो है वो क्या हुए, अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस लाइन का मतलब आप यहाँ पर समझिए, देखिए कि जैसे ही मान लीजिए ये हमारे पास बर्फ है और ये बर्फ के जो है क्या है, कण हैं जो बहुत पास पास भी हैं। अब जैसे ही हमने इसको गर्म किया तो इन जो कण हैं इनकी गतिज ऊर्जा क्या हो गई, इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ गई तापमान बढ़ने से और ये बहुत तेजी से कंपन करने लग जाते हैं। और क्योंकि तापमान बढ़ चुका है तो इनके बीच का जो आकर्षण बल है वो आकर्षण बल जो है वो टूटने लगता है। ठीक है, आकर्षण बल क्या होगा, टूटने लगता है। और अगर आकर्षण बल, अब ये अवस्था कैसी है, ये अवस्था है ठोस अवस्था। अगर ठोस अवस्था का आकर्षण बल टूटेगा तो वो जो पदार्थ है वो किस अवस्था में आएगा, वो द्रव अवस्था में आएगा, क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान हो जाता है। और जो ऊर्जा आपने दी है अभी इसको गर्म करने के लिए, यानी जो बर्फ थी तो बर्फ को ऊर्जा देकर आपने उसको किसमें परिवर्तित किया, द्रव में परिवर्तित किया। और जो बर्फ से द्रव में बनने के लिए जो आपने ऊर्जा दी है उसी ऊर्जा ने जो बर्फ के कण हैं जिनमें आकर्षण बल ज्यादा है उनको तोड़ने का काम किया, यानी वो ऊर्जा एक तरह से यहाँ पर यूज हो चुकी है। किसके लिए, आकर्षण बल को तोड़ने के लिए, ना कि तापमान में वृद्धि करने के लिए। इसीलिए जो तापमान है वो बर्फ जब है तब भी 0 डिग्री सेल्सियस है और जब वो द्रव में परिवर्तित हो गया तब भी वो 0 डिग्री सेल्सियस ही तापमान यहाँ पर रहेगा। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब सारा का सारा जो ठोस है वो पिघलकर किसमें बदल जाता है, वो पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है। गलनांक यानी गलनांक, गलेगा क्या, ठोस, यानी ठोस जो है वो एक तरह से गल कर किसमें परिवर्तित हो जाता है, द्रव में। और जिस तापमान पर ये ठोस द्रव में परिवर्तित होता है उसको हम गलनांक कहते हैं। और किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। अगर आप 2 एग्जाम्पल लें तो अभी हमने लिया बर्फ, ठीक है, बर्फ का गलनांक है, या और दूसरा हम जो है कोई और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे लोहा है। तो क्या बर्फ या लोहा ये भी ठोस है, ये भी ठोस है, क्या ये दोनों एक ही तापमान पर ये जो है पिघल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस है तो लोहे का बहुत ज्यादा जो है गलनांक है। यहाँ पर इन जो पदार्थ हैं इनका गलनांक क्या दिखा रहा है, इनका गलनांक आपको ये बता रहा है कि जो बर्फ है उसके कणों के बीच में आकर्षण बल कम है कंपैरेटिवली लोहे के जो कण हैं उनके आपस में जो आकर्षण बल है वो बहुत ही ज्यादा है। तो ये एक पदार्थ का सामर्थ्य है कि उसके अंदर कितना आकर्षण बल है, वही वो जो गलनांक है वो उसके आकर्षण बल के सामर्थ्य के ऊपर ही निर्भर करता है। बर्फ का गलनांक कितना है, 273.16 केल्विन। तापमान की 3 जो है यूनिट होती हैं, डिग्री सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। तो हम यहाँ पर केल्विन और सेल्सियस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। बर्फ का गलनांक जो है वो 273.16 केल्विन है। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन कहा जाता है। तो ये आप परिभाषा इसको अंडरलाइन कर सकते हो कि ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, संगलन कहेंगे। यहाँ पर आप नोट कीजिए कि तापमान की जो SI मात्रक है यानी अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है वो क्या है, केल्विन है। और 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है, 273.16 केल्विन के। और सुविधा के लिए हम जो दशमलव है इसका पूर्णांक बनाकर 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन ही लिखते हैं। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। तापमान की माप केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए दिए हुए तापमान से 273 घटाना चाहिए और सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए दिए हुए तापमान में 273 जोड़ देना चाहिए।
यानी अगर आपके पास 10 डिग्री सेल्सियस है और इसको आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, इसमें आप 273 प्लस कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 283 केल्विन जो है इसका आंसर हो जाएगा। और अगर फिर से आपको इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, इसमें आप 273 जो है इसमें से माइनस कर दोगे और आंसर फिर से 10 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसको कुछ बच्चे जो है यहाँ पर इसको कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो इसके लिए भी सिंपल सी एक ट्रिक है। जैसे अल्फाबेट जो है उसमें सी पहले आता है, के बाद में आता है, तो सी से के पर पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ स्टेप जो है प्लस करने पड़ेंगे। तो आप याद रखिए कि 273 हमें यहाँ पर प्लस करना है और केल्विन से सेल्सियस पर वापस आते हुए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 273। तो यहाँ से आप इसको थोड़ा सा ट्रिकी बनाकर याद रख सकते हो। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ जाती है। अभी अभी हमने क्या पढ़ा कि जब बर्फ है तो भी तापमान कितना है, 0 डिग्री, और उससे जो द्रव बन गया ठंडा पानी उसका भी तापमान कितना है, 0 डिग्री। और यही हमने अभी डिस्कस किया कि जो ऊष्मा इसको हमने दी थी बर्फ को, वो ऊष्मा कहाँ चली गई। तो ये हमने पहले भी किया कि उस ऊष्मा के कारण जो बर्फ के आकर्षण बल हैं वो तोड़े गए हैं, जिसके कारण वो द्रव में परिवर्तित हुआ है। गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती तापमान नहीं बदलेगा। ठीक है, बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। तो जो पारस्परिक आपस में आकर्षण बल है उनको तोड़कर जो ठोस अवस्था है वो द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है। चूंकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ वो क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। बर्फ ने ऊर्जा का अवशोषण कर लिया है, लेकिन यहाँ पर नोट कीजिए तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि को दर्शाए हुए। यह माना जाता है कि यह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है, यानी बीकर में जो बर्फ के टुकड़े हैं उनके अंदर ये जो ऊष्मा दी गई है वो इसके अंदर एक तरह से छुपी हुई है, कहीं गई नहीं है, वो इसके आकर्षण बलों को तोड़ने का काम कर रही है और इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। तो आप यहाँ पर नोट कीजिए कि गुप्त ऊष्मा क्या है। गुप्त ऊष्मा से अभिप्राय है छुपी हुई ऊष्मा से। ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, गुप्त ऊष्मा। गुप्त का मतलब क्या है, छुपा हुआ। वायुमंडलीय दाब पर, ठीक है, 1 किलोग्राम ठोस को, ये परिभाषा है आप नोट कीजिए, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसको हम कहेंगे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहा जाता है। उसको हम क्या कहेंगे, संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। तो यहाँ पर आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया है। एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं कि जो ऊष्मा बीकर के अंदर ही है और जो आकर्षण बलों को तोड़ने का काम कर रही है उसको हम क्या कहेंगे, गुप्त ऊष्मा। यहाँ गुप्त ऊष्मा का मतलब क्या है, छुपी हुई ऊष्मा से है। अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। इस लाइन का क्या मतलब है कि जब बर्फ है तो बर्फ का तापमान कितना, 0 डिग्री सेल्सियस, और जब बर्फ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो गई है तब भी उसका तापमान कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहाँ पर जो बर्फ से द्रव बना है उसके लिए हमने इसमें ऊर्जा दी है, इसलिए जो द्रव के कण हैं उनके अंदर ऊर्जा अधिक होगी बर्फ की तुलना में। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर बर्फ को ऊर्जा देने से बर्फ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ गई है, जिसके कारण वो द्रव में परिवर्तित हो गया। और जिसकी ज्यादा गतिज ऊर्जा है इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर ही जो ऊर्जा है वो अधिक है,
यानी समान तापमान होते हुए भी द्रव के अंदर जो ऊर्जा है वो ज्यादा होगी। जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। जैसे बर्फ के जितने भी कण थे वो आकर्षण बल टूटकर वो द्रव में परिवर्तित हो गए। इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। इसी तरह जब हम उसको ज्यादा ऊष्मा देते रहेंगे तो क्या होगा, जो द्रव है उसके आकर्षण बल भी टूट जाएंगे और वो किस में परिवर्तित हो जाएंगे, वो वाष्प में परिवर्तित होने लगेंगे। यहाँ पर भी बर्फ और द्रव जैसे है उसी तरह का द्रव, यहाँ पर हम ठंडे पानी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो द्रव है वो गैस में परिवर्तित हो जाता है। द्रव जब उबल रहा है तब भी 100 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान है, और जब ये वाष्प में परिवर्तित हो गया तब भी इसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। अब क्या है, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है उसे क्या कहेंगे, उसे हम इसका क्वथनांक कहते हैं। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्या कहेंगे, क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक समष्टि गुण है। द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। अगर हम जल का एग्जाम्पल लें तो जल का तापमान यानी यहाँ पर क्या है 100 डिग्री सेल्सियस, अगर आप इसको केल्विन में बदलोगे तो 273 इसमें प्लस कर दोगे, ये क्या हो जाएगा 373। इसी तरह ये हो गया। अब यहाँ पर आप फिर से नोट कर सकते हो कि जो वाष्पीकरण हुआ है उसके अंदर गुप्त ऊष्मा फिर से है। इसे उसी तरह परिभाषित कीजिए जैसे हमने संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा को परिभाषित किया है। यानी 373 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। जिस प्रकार ठंडे जल की ऊर्जा ज्यादा थी बर्फ की तुलना में, उसी प्रकार यहाँ पर उबलते हुए पानी की अपेक्षा जो पानी भाप बन चुका है उसके कणों में अधिक ऊर्जा होती है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित की है। तो यहाँ पर आप इस फ्लो चार्ट से देख सकते हो, ठोस अवस्था है, ऊष्मा आपने दी तो ये द्रव अवस्था में परिवर्तित हो गया, फिर से ऊष्मा देने पर ये गैस में बदलेगा, ठीक है। उबलते हुए जल को जब लगातार ऊष्मा देंगे तो ये गैस में यानी वाष्प में परिवर्तित होगा, और शीतलता के द्वारा इससे जो प्रोसेस है इसको जो है उल्टा भी किया जा सकता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। जो भी हमने स्टूडेंट्स पहले क्रियाकलाप किया है या अभी हमने जो गुप्त ऊष्मा का कंसेप्ट पढ़ा है, इसके बेस पे हम ये कह सकते हैं कि तापमान एक ऐसा फैक्टर है जिसके द्वारा हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। हमने देखा कि तापमान बढ़ाने से हमने बर्फ को जो है वो पानी में परिवर्तित कर दिया, और फिर पानी जो उबलता पानी है उससे हमने उसको वाष्प में परिवर्तित कर दिया, और ये तीनों ही पदार्थ की अलग अलग अवस्थाएं हैं। इसलिए हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। गर्म होने पर ये ठोस से द्रव और द्रव से गैस बन जाते हैं, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में और वापस ठोस में बदल जाते हैं। यानी अब जो नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे कि कुछ जो ठोस हैं वो ऐसे होते हैं कि जो ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित होंगे, बीच की जो द्रव की अवस्था है वो उसमें स्किप हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे कुछ ठोस के बारे में आप भी इसके बारे में सोच सकते हो कि क्या ऐसा कोई ठोस का एग्जाम्पल आप दे सकते हो। यहाँ पर हम एक क्वेश्चन जो है वो पहले कवर कर लेते हैं कि जैसे कि हमने पढ़ा कि उबलता हुआ जल है, ठीक है, उबलता हुआ जल या भाप है, तो आप बता सकते हो यहाँ पर कि किस में ऊष्मा ज्यादा होगी। उबलते हुए जल से हमें ज्यादा जलन का अगर गिर जाता है ज्यादा जलन महसूस होगी, या भाप से हम जो है ज्यादा जलन का अनुभव करेंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पर भाप जो है उसके अंदर ज्यादा ऊष्मा है, भाप के अंदर गुप्त ऊष्मा है, इसके जो कण हैं उनके अंदर गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली किसके, उबलते हुए जल के। इसलिए भाप से हमें अधिक जलन का अनुभव होगा। नेक्स्ट क्रियाकलाप 1.13 हम कर लेते हैं। थोड़ा सा कपूर या अमोनियम क्लोराइड लेना है। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, NH4Cl, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड।
कपूर लेना है या अमोनियम क्लोराइड हम ले सकते हैं, और इसे चूर्ण करके चीनी की प्याली यानी चाइना डिश, ये इस तरह की जो है ये क्या है, चाइना डिश है, इसमें डाल देना है। एक कीप को उल्टा करके इसे प्याली के ऊपर हमने कुछ इस तरह से रख देना है। इस कीप के एक सिरे पर रुई का एक टुकड़ा रख दें, जैसा चित्र 1.7 में दर्शाया गया है। इसको ऊपर से हमने बंद कर देना है। तो आप इस तरह का सेटअप जो है वो आपको बनाना है। यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख भी सकते हो कि जो कपूर है, आप जो है मंदिर में कपूर जलता है तो आप देखते हो कि उसमें कोई द्रव अवस्था नहीं होती है, कपूर सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। आप धीरे धीरे इसको हमें गर्म करना है और ध्यान से देखना है उपरोक्त क्रियाकलाप से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो। तो इस जो क्रियाकलाप है इसमें क्या होगा कि जो हमने अमोनियम क्लोराइड ले रखा है वो सीधा जो है गैस में परिवर्तित होने लग जाएगा। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि कोई भी जो ठोस है वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना जब सीधा गैस में बदल जाए तो इस प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट, दाब परिवर्तन का प्रभाव। हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। ये पहले भी किया है हमने। ठोस के जो कण हैं उनके बीच में दूरी यानी रिक्त स्थान बिल्कुल नहीं होता, जबकि जो द्रव होगा उनमें कुछ होता है और जो गैस है उनमें बहुत ही ज्यादा होता है। और यही कारण है कि जो पदार्थ है उसके ऊपर दाब का प्रभाव पड़ता है। अगर हम उसको प्रेशर से दबाएंगे तो उसमें संपीड़न होगा, और उसका क्या इफेक्ट होगा, कैसे होगा, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने एवं संपीड़न करने पर क्या होगा? क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी? क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है? तो आप इसको सोचिए। चित्र 1.8 इसमें आपको दिखाया गया है कि ये जो है इसमें गैस के कण हैं, पिस्टन लगाया गया है, सिलेंडर लिए हैं हमने, फिर इसके ऊपर प्रेशर को जो है वो बढ़ाया गया है। आप सेकंड सिचुएशन देख सकते हो, और थर्ड में आप देख सकते हो कि ये जो कण हैं इसमें बहुत दूर दूर हैं। जब दाब बढ़ाया तो ये पास पास आ गए, और जब और भी ज्यादा उसको जो है संपीड़ित किया तो ये और भी ज्यादा पास पास आ गए। अब अगर गैस के कण हैं बहुत दूर हैं, पास पास आने से वो किस में बदल सकते हैं? वो द्रव में परिवर्तित हो सकते हैं। और अगर ज्यादा उसके ऊपर और भी ज्यादा दबाव लगाया जाएगा तो वो ठोस में भी परिवर्तित हो सकते हैं। सो दाब के बढ़ने और तापमान घटने से गैस जो है वो द्रव में बदल सकती है। आप इसको अंडरलाइन कीजिए। दाब के बढ़ने से, ठीक है, यानी अगर ज्यादा संपीड़न करते हो और तापमान कम होने से गैस को द्रव में परिवर्तित किया जा सकता है। क्या आपने ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है? इसे उच्च दाब पर ही संग्रहित किया जाता है। और जो गैस के जो ये प्रॉपर्टी है, जो ये गुण है कि उसमें संपीड़ितता जो है गुण बहुत ज्यादा होता है, इसी कारण हमने इसके पहले भी एग्जांपल किया है कि सीएनजी है या एलपीजी है, इनको सिलेंडर के अंदर भरा जा सकता है और इनमें जो गैस होती है वो द्रव अवस्था में होती है, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा उच्च दाब से भरा जाता है, जिसके कारण कण पास पास आ जाते हैं और वो द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। यही कारण है कि सीएनजी और एलपीजी गैस है जो इनको सिलेंडरों में भरा जा सकता है, या ऑक्सीजन जो है उसको भी सिलेंडर में भरा जा सकता है। जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो, ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। वायुमंडलीय दाब का माप कितना है आपके पास? 1 एटमॉस्फेयर है। तो ठोस जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो द्रव अवस्था में आए बिना ही सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है, और यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। इसको अंडरलाइन कीजिए कि जो शुष्क बर्फ है वो क्या है? वो होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव और गैस दाब और तापमान के द्वारा तय होती हैं। तो अब आप ये क्लियर हो गया है आपको कि किस तरह से ठोस को जो है किसमें परिवर्तित किया जा सकता है? द्रव में। किसकी हेल्प से? संगलन की हेल्प से। यानी एक गलनांक, एक तापमान होगा जिसको हम गलनांक कहते हैं, जो हर एक ठोस का अलग अलग होगा, जो उसके आकर्षण बलों के सामर्थ्य को दिखाएगा।
तो उस गलनांक पर कोई भी ठोस द्रव में परिवर्तित किया जा सकता है। और जो द्रव है उसको हम गैस में परिवर्तित कर सकते हैं, कैसे? वाष्पीकरण के द्वारा। और जो गैस है उसको हम सीधा ठोस में परिवर्तित कर सकते हैं, तो वो प्रक्रिया क्या है? वो प्रक्रिया उदाह्वय पातन कहलाती है। और ठोस को वो सीधा गैस में भी परिवर्तित हो सकती है, तो उसको भी हम क्या कहेंगे? उदाह्वय पातन। अब अगर हम देखें कि द्रव को ठोस में कैसे बदल सकते हैं, उसको प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? जमना कहेंगे। और अगर हम गैस को सीधा द्रव में परिवर्तित करना चाहें तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है? उसके लिए होता है संघनन, जिससे जो गैस के कण हैं वो ठंडे हो जाते हैं और ठंडे होने के कारण, तापमान कम होने के कारण वो द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। इस तरह से हम तीनों अवस्थाओं में पदार्थ का अंतरा रूपांतरण कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट भी है कि फ्लो चार्ट क्या है जिसके अनुसार हम तीनों अवस्थाओं में पदार्थ का अंतरा रूपांतरण कर सकते हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आप जो है इन क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करके देख सकते हैं और आप इजीली सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और हम इनको जो ब्लू बॉक्सेस क्वेश्चन है उनको एक साथ जो है इनको स्टडी करेंगे। सो आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन कमेंट। नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें हम वाष्पीकरण के बारे में पढ़ेंगे और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाष्पीकरण। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।